चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और आगाज़ करते हैं अपने इस लेक्चर का, जिसमें हम विंटर 22 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे ले आता हूँ मैं आपको, और कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट पे सॉल्व करें, यानी कि हम एक्सेल के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे सवाल को। कहता है जी प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स relevant to the above transactions from BL's statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income, यानी कि statement of comprehensive income ही बन गई है for the year ended 31st December 2021. Notes to the financial statements and bifurcation of current and non-current items in the statement of financial position are not required. ठीक हो गया। Comparative figures are required. ठीक, okay. How many marks of this question? 8 marks यहां हैं, 8 यहां हैं और 9 यहां हैं. This is 25 marks question. It's a big one. It's 1/4 of the paper, right? So हम देखते हैं वेरियस स्टैंडर्ड्स जिसमें टेस्ट हुए थे, हम देखते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। कहता है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ BL बैडमिंटन लिमिटेड। BL की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं ऑन 1 जनवरी 2020। अब ईयर और डेट का बड़ा ख्याल रखना आपने कि हम 31 दिसंबर 21 की बात करें, यानी कि 2 साल पहले ईयर एंड से क्या हुआ था। BL एक्वायर्ड ए बिल्डिंग ऑन लीज फॉर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल की लीज पे बिल्डिंग ले ली। 45 मिलियन रुपीस पर एनम रेंटल था जो कि एरियर्स में पेबल था। द एग्रीमेंट कंटेन्स एन ऑप्शन फॉर BL टू एक्सटेंड द लीज, एक्सटेंड कर सकता है फॉर अ फर्दर 3 इयर्स पीरियड, और 45 मिलियन ही होगा उसका भी रेंटल। It then says that on 1st January 2020, BL's incremental borrowing rate was 15%. BL का incremental borrowing rate was 15%. And BL was not reasonably certain that the option होगा exercise. On 1st January 2021 जो कि इस साल है, BL was reasonably certain, यानी कि ऑप्शन टू एक्सरसाइज पहले नहीं था और अब वो reasonably certain हो गया। This is basically a change in estimate. अब change in estimate रेगुलर भी होते हैं, यानी कि रूटीन चेंजेस भी होते हैं, नॉन रूटीन चेंजेस भी होते हैं। दिस इज अ नॉन रूटीन चेंज इन एस्टिमेट, और कहता है कि विल बी एक्सरसाइज ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्केट रेंटल्स। BL का इस दिन पे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट वाज 14%। आपको पता है नॉन रूटीन चेंज इन एस्टिमेट में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप रेट भी रिवाइज कर देते हो और लीज लाइबिलिटी और ROU एसेट को भी रिवाइज कर देते हो। ठीक हो गया, ये तो बात इतनी हो गई। कहता हूं 1 जुलाई 2021, यानी कि ये साल के मिड की बात है, BL ने सब लीज कर दी है दिस बिल्डिंग फॉर ए लीज टर्म ऑफ 5.5 years। 5.5 years। देखिए इनिशियली ये बिल्डिंग 4 साल की लीज पे ली, 3 उसमें से रह गए थे पीछे, 1 गुजर गया था। तो आपने क्या किया, आपने इसे एक्सटेंड कर लिया 3 साल मजीद, यानी कि 6 साल हो गया। ऐसे ही है, अब उसमें से भी 6 महीने गुजर गए तो 5.5 साल रह गए, यानी कि जितनी भी उसकी रिमेनिंग टर्म है उस पे आपने उसको सब लीज कर दिया, यानी कि एक फाइनेंस सब लीज बनेगी, ऑपरेटिंग सब लीज तो नहीं बनेगी, फाइनेंस सब लीज बनेगी। लीज टर्म ऑफ 5.5 years एट ₹24 million पेबल सेमी एनुअली एंड पेबल इन एडवांस। एक तो पेबल सेमी एनुअली है और फिर पेबल इन एडवांस है। ठीक होगी बात। तो ये 9 मार्क्स के लिए आपके पास ये चीज आती है। सबसे पहले हम इसका जवाब देख लेते हैं कि हमें इसको कैसे इसका जवाब देना है। बड़ा सिंपल सा है जी, ये मैंने एक्सेल पे आपको ले गया हूं और यहां पे मैंने एक्सेल पे इसको कंप्यूट किया है। कैसे कंप्यूट किया है, बहुत सिंपल, कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई खास मुश्किल इसमें नहीं है। सबसे पहले लीज मैंने बनाई है। मैंने कहा है कि जी लीज लाइबिलिटी जो है वो 1 जनवरी 2020, यानी कि जब लीज स्टार्ट हुई थी तो क्या थी, तो 128.7 थी। अब ये 45 इंटू 2.86, अब ये 2.86 आप सोच रहे होंगे ये 2.86 कैसे बना है, तो ये बेसिकली एन्युटी के फॉर्मूला से बना है। आपको पता है एन्युटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, आई जो कि रेट था हमारे पास इनिशियली डेट पे 15%, रेज टू पावर माइनस एन। ठीक है जी, रेज टू पावर माइनस एन, ये मैंने ये कर दिया, और इसमें से फिर आप डिवाइडेड बाय इसको आई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 15% कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है।
तो ये बनता है 2.85 या 2.86 तकरीबन। बात समझ गए? ये मैंने बनाया 1 - 1 + i⁻⁻⁴ ओवर i, तो रफली 2.85 या 2.86 बनता है 15% के रेट पे, तो वो मैंने बनाया हुआ 128.7। फिर इस पे इंटरेस्ट एक्रू किया 15% पे, लाइबिलिटी बढ़ गई। फिर पेमेंट 45 मिलियन की लेस की, तो 31 दिसंबर पे लाइबिलिटी का ये बैलेंस आ गया। अब चेंज इन एस्टिमेट चूंकि चेंज हुआ, तो बेसिकली उससे ये हुआ कि आपकी लाइबिलिटी का रेट भी अब चेंज होगा। अब जब रेट चेंज होगा तो जरा गौर से देखिएगा, रेट चेंज होगा तो क्या होगा, यही मैं दोबारा इधर डाल रहा हूं, 1 - 1 + i अब 14% हो जाएगा, (-n), अब जो रिमेनिंग ईयर्स है वो 6 ईयर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब यहां पे आपने लिया था तो 4 ईयर्स लाइफ थी, अब 4 में से 1 ईयर तो गुजर चुका है, तो 3 ईयर्स पीछे बचे हैं, प्लस 3 ईयर्स एक्सटेंशन है, तो 6 ईयर्स हो जाएंगे, (-6) और ये 14% और डिवाइडेड बाय 14%, तो ये आपके पास बनता है 3.89। ठीक है जी, यही मैंने 3.89 यहाँ पे लिया है, तो ये मैंने 175.1 बना दिया और बैलेंसिंग मैंने चेंज इन एस्टीमेट ले लिया। सो दिस इज द बैलेंसिंग नंबर जो हमने यहाँ पे लिया है, चेंज इन एस्टीमेट का इम्पैक्ट। अब चेंज इन एस्टीमेट की एंट्री क्या होती है, ये लाइबिलिटी में भी ऐड होता है और एट द सेम टाइम एसेट में भी ऐड होता है, लाइबिलिटी में भी ऐड होता है और एट द सेम टाइम एसेट में भी ऐड होता है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं कि एसेट में कैसे ऐड होता है। सो लाइबिलिटी इधर चली गई, फिर लाइबिलिटी पे अब 14% पे इंटरेस्ट लगेगा, पेमेंट 45 मिलियन माइनस हुई, तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस 154.6 मिलियन रुपीस बन गया। समझ गए बात? आसान हो गया आप लोगों के लिए? गुड, ये तो हो गया लाइबिलिटी। अब आते हैं एसेट की जानिब। अब एसेट जो है वो सिर्फ 30 जून 2021 तक हमारे साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि 30 जून 2021 पे ये जो एसेट है, ये एसेट खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सब लीज कर दिया, और ये सब लीज जो आपने किया है वो ऑन 30 जून 2021 जो आपने इसको सब लीज किया है, वो सब लीज जो है वो एक फाइनेंस लीज है। तो अकॉर्डिंगली एसेट जो है वो डिलीट हो जाता है बुक से, खत्म हो जाता है बुक से, ऐसे ही है ना। तो मैं बनाया मैंने कैसे, मैंने एसेट तो वही वैल्यू ले ली जो मैंने लाइबिलिटी की ली, 45 × 2.86, सो सेम वैल्यू लाइबिलिटी वाली आपको पता शुरू में आ जाती है। फिर एसेट की डेप्रीसिएशन की 4 साल के ऊपर, सो 12 मंथ्स की डेप्रीसिएशन 4 साल पे हुई, तो बैलेंस इसका जो इस साल के शुरू पे 1 जनवरी 2021 पे था, इसको आप कहते हैं बैलेंस एट 31 दिसंबर 2020, या इसको आप कह सकते हैं बैलेंस एट 1 जनवरी 2021, दोनों बातें कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे कह दें 1 जनवरी 2021 का ये बैलेंस है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 पे जो इसका बैलेंस था उसमें 96.5 बना, उसमें चेंज इन एस्टीमेट का ये 72 जो हमने 7 कंप्यूट किया था, ये वाला ये ऐड हो गया, डेबिट एसेट क्रेडिट लाइबिलिटी एंट्री हो गई इसकी, तो ये आपके पास बन गया 168.6 का बैलेंस। अब इसकी डेप्रीसिएशन होगी 6 ईयर्स पे, क्योंकि अब आपके पास ये एसेट 6 ईयर्स के लिए है, तो 6 ईयर्स पे इसकी डेप्रीसिएशन होगी। आपने 6 ईयर्स पे डेप्रीसिएशन की, बट एट द सेम टाइम आपने डेप्रीसिएशन को हाफ कर दिया, वाई 6/12 कर दिया ना आपने, 6 मंथ्स के लिए चार्ज की, तो आपने हाफ कर दिया उस डेप्रीसिएशन को, तो आपके पास एसेट का बैलेंस आ गया 154.5। समझ गए? गुड। अब हम बात कर लेते हैं सब लीज की। जब सब लीज होगी तो चूंकि वो फाइनेंस सब लीज है, तो आपको पता है फाइनेंस लीज के अंदर आप अब लेसर हैं, आप एक फाइनेंस लीज के इंटरमीडिएट लेसर हैं, और आपको पता है एक फाइनेंस लीज के अंदर जब सब लीज होती है, फाइनेंस लीज होती है, तो लीज रिसीवेबल जो है वो क्रिएट होता है। तो जो लीज रिसीवेबल हमने क्रिएट करना है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब लीज रिसीवेबल कैसे क्रिएट हो रहा है? लीज रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है, अगेन मैं एन्युटी की बात कर रहा हूं, मैं एन्युटी का फॉर्मूला इधर ले आता हूं और यहां पे जरा आपके सामने दोबारा से एक वर्किंग इसकी छोटी सी कर लेता हूं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि आपने 5.5 ईयर्स की लीज टर्म है, 24 मिलियन रुपीस का आपके पास लीज पेमेंट है, और ये सेमी एनुअली पे होगी और इन एडवांस पे होगी। जरा देखिएगा, 5.5 ईयर्स पे ये बनती हैं 11 इंस्टॉलमेंट्स। 11 इंस्टॉलमेंट्स कितनी? 11 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक हो गया? ओके, 11 इंस्टॉलमेंट्स बन गई।
लेकिन ये इंस्टॉलमेंट्स चूंकि हाफ ईयरली हैं तो हमें रेट भी हाफ ईयरली चाहिए होगा। हमें रेट क्या चाहिए होगा? हाफ ईयरली। सो 14% को हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो 14% डिवाइड बाय 2 इज 7%, तो हमारे पास 7% का ये रेट आ गया। डन हो गया? ओके। अच्छा, अब चूंकि ये इन एडवांस हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स क्या हैं? इन एडवांस हैं, तो इसका मतलब है 10 इंस्टॉलमेंट्स तो 10 इंस्टॉलमेंट्स तो एंड पे मिलेंगी, लेकिन 1 इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको डे 1 पे स्टार्ट पे मिल जाएगी। 10 इंस्टॉलमेंट्स एंड पे कैसे मिलेंगी कि आपने भी 1 जुलाई 2021 को एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, फिर 31 दिसंबर को मिलेगी एंड सो ऑन। तो वो तो बाकी जो 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो तो नॉर्मल रूटीन इंस्टॉलमेंट्स है ना, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले से करना चाहता हूं इसको एन्युटी इन एडवांस के फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, वो भी मैंने आपको सिखाया और पढ़ाया है। बीएफडी में तो मैं उस पर बड़ी एक टोटल पूरी साइंस भी समझाता हूं कि एन्युटी का फॉर्मूला कंप्यूट कैसे होता है या डिराइव कैसे होता है। बट यहां पे आसान तरीकेकार इसको देखने का ये है कि मैं ये कहूं कि यार 7% का रेट है और 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं और 7%, मैं इसको दोबारा इससे कर देता हूं। जो जवाब आएगा मैं उसमें 1 प्लस कर लूंगा। ये है एन्युटी इन एडवांस का फॉर्मूला। एन्युटी इन एडवांस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस आई वाला पूरा चलता है ना आगे। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, और माइनस एन जो आप लेते हैं आप उसमें से भी एक माइनस निकाल देते हैं, क्योंकि जो पहली इंस्टॉलमेंट आती है पूरी की पूरी आपको मिल जाती है, 24 की 24 मिलियन मिल जाती है, इसलिए वो पूरी की पूरी उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाती है। इसलिए ये जो 1 प्लस बाहर लगा ना, इस वजह से लगा है, बताया ना मैंने आपको पहले। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, और माइनस एन जो लिया है वो 11 नहीं लेंगे, वो माइनस एन प्लस 1 लिया जाता है। यहां पे 1 माइनस एन प्लस 1 लिया जाता है और डिवाइडेड बाय आई। बात समझ गए? तो ये 8.02 एन्युटी फैक्टर है बुनियादी तौर पे, जिसके साथ ये 24 मिलियन को मल्टीप्लाई किया गया और रिसीवेबल बन गया 192.5। फिर आपको पेमेंट मिली ऑन 1 जुलाई 2021, साथ ही आपको पेमेंट भी मिल गई। तो आपने क्या किया? आपने वो पेमेंट लेस कर दी, तो आपके पास बैलेंस बन गया, और ये बैलेंस भी बना आपके पास ऑन 1 जुलाई 2021 का 168.5 का। फिर इस पे आपने इंटरेस्ट डाला 6 मंथ्स के लिए 7% के रेट पे, 14% का हाफ विच इज 7%, तो ये आपने बना दिया और ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को आपके पास ये वैल्यू बनेगी, क्योंकि जो आपके पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 31 दिसंबर 2021 की नहीं है। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है ऑन 1 जनवरी 2022। इसलिए आप इस इंस्टॉलमेंट को यहां से माइनस नहीं करेंगे, तो आपके पास बैलेंस बन गया 180.3 का। बात समझ में आ गई? ये है आपके पास लीज की मुकम्मल अकाउंटिंग जो आपको करनी चाहिए थी। अब इसके जो यहां नीचे वाली चीजें हैं मैं ये फैक्टर्स यहां से निकाल देता हूं एंड दिस इज इट। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सिखा दिया। अभी मैं आपको आगे लेके चलूंगा, मैं दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे दिखाएंगे इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स, बट यहां पे मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स समझा दी। ठीक हो गया जी? ले जी, लीज की बात हमने कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ विच इज रिलेटेड टू IFRS 9। बताता हूं मैं आपको क्या है। कहता है ऑन 1 सितंबर 2020, अगेन ये पिछले साल की बात है, 1 सितंबर 2020 पिछले साल की बात है। BL entered into a contract for the purchase of a manufacturing plant at a cost of $1.5 million. On the same date, BL entered into a forward contract with a bank for the purchase of $1.5 million at a fixed rate in order to hedge the cash flows relating to purchase of plant. ठीक हो गया? Hedging की सिंपल सी चीज है। The forward contract, पढ़ाया हुआ मैंने आपको ये, the forward contract would be settled after 7 months, that is 1 April 2021. 7 महीनों के बाद
आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे 1 अप्रैल 2021 को, ठीक। व्हेन दी पेमेंट नीड्स टू बी मेड, पेमेंट भी उसी डेट पे हो रही है। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स पर यूएसडी आर एज फॉलोज। 1 सितंबर जब आपने फॉरवर्ड लिया और कॉन्ट्रैक्ट किया, उस दिन स्पॉट रेट भी बताया हुआ है, फॉरवर्ड रेट भी बताया हुआ है। आपने जो फॉरवर्ड खरीदा ये उसकी कीमत है। फिर ईयर एंड भी बताया हुआ है और फिर 1 अप्रैल 2021 भी बताया हुआ है। You may assume that all IFRS 9 conditions for cash flow hedge have been met. It's a cash flow hedge. At 31st December 2021, the plant was still in installation phase and a cost of 24 million had been incurred on the installation. अभी plant still installation में और अभी तक उस पर 24 million की cost incur हो चुकी है। तो basically इसमें 2020 और 2021 में simple कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग करनी है। एक दफा तो उसको पॉज करके तसल्ली से सवाल के डेटा को देख लीजिए। ऑलराइट, आई होप आपने देख लिया। अब मैं आपको ले चलता हूं जनाब टुवर्ड्स दी अकाउंटिंग फॉर दिस पार्ट। जी, सो इसके जर्नल्स क्या होने चाहिए थे? सबसे पहले जब आपने डेरिवेटिव के लिए एंट्री करनी है, सो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यार डेरिवेटिव के ऊपर कितना गेन जो है वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव के ऊपर कितना गेन जो है वो रिकॉर्ड होता है। अगर मैं डेरिवेटिव को देखूं, सो डेरिवेटिव पे इनिशियली आप देखें, सो 183 से लेके 187 तक 4 रुपए का गेन रिकॉर्ड हो रहा है और ये हो रहा है साल 2020 में। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दूं, यहाँ पे इसकी डेट्स बता दूं या ईयर बता दूं, तो ये ईयर जो है इसका वो है, यहाँ पे मैं अगर डेट लिख दूं चले, तो ये जो ईयर है ये है 31 दिसंबर 2020। अब आप मुझे कहेंगे कि यार 31 दिसंबर 2020 की एंट्री करने का आपको क्या फ़ायदा है? तो भाई आपने क्या इसमें कंपैरेटिव्स नहीं दिखाने, आपने कंपैरेटिव्स दिखाने ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज के डेरिवेटिव की एक और एंट्री आप करते हैं जो कि 3 × 1.5। 3 बेसिकली क्या है? 3 जो है ये 187 और 190 का गैप है। आपको पता है डेरिवेटिव जो होता है वो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी उसकी वही रेट होता है जो स्पॉट रेट होता है। तो 187 और 190 का गैप है। तो 30th अप्रैल या 1 अप्रैल 2021 जिस तारीख के ऊपर आपने इस डेरिवेटिव को मैच्योर करवाया या आपने एक्चुअल पेमेंट पे की, उस दिन आपको मजीद 3 मिलियन इंटू 1.5 विच इज 4.5 मिलियन का गेन हुआ। सो डेरिवेटिव पे ये गेन आया। अब चूंकि ट्रांजैक्शन अभी तक हुई नहीं थी तो हमने इस सारे के सारे को कहाँ रिकॉर्ड किया? OCI में। सिंपल कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग हमने सारे के सारे को रिकॉर्ड किया OCI में। अब हुआ क्या? 1 अप्रैल को आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। 1 अप्रैल को आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। आपने पीपी रिकॉर्ड किया 298.5 का। कैसे मैं कह रहा हूं मैं थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले आपने बैंक रिकॉर्ड किया। बैंक कैसे रिकॉर्ड किया? आपने कहा जी मुझे 190 के रेट से मुझे पेमेंट करनी पड़ी 190 के रेट से, ठीक है ना। तो मुझे 190 के रेट पे बैंक 1.5 मिलियन डॉलर्स जो है वो पे करने पड़ेंगे। अमाउंट कितनी थी? 1.5 मिलियन डॉलर। सो 1.5 मिलियन डॉलर जो है, यहां पे मैं सबके साथ ये अगर लिख दूं USD तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो $1.5 मिलियन मुझे पे करने पड़ेंगे 190 के रेट पे। अब 190 के रेट पे क्या आपको इवेंचुअली ये पे करने पड़ेंगे या नहीं पे करने पड़ेंगे, ये एक सेपरेट बात है। अभी मैं थोड़ी देर में उसकी भी एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन आप इफेक्टिवली कह रहे हैं कि यार इस रेट के ऊपर ये मेरा स्पॉट रेट है। ओके, ये मेरा स्पॉट रेट है जिसके ऊपर मैं एसेट बुक करता हूं, ठीक। फिर आपने मजीद 24 मिलियन रिकॉर्ड किए और इस 24 मिलियन को मैं फिलहाल इसके अंदर से जरा निकाल लेता हूं। मैं अलग से आपको दिखाता हूं 24 मिलियन का क्या करना है। आपने नेक्स्ट काम क्या किया? आपने नेक्स्ट काम ये किया कि आपने 10.5 मिलियन जो OCI में था उसकी बेसिस एडजस्टमेंट कर ली। OCI रिजर्व से उठाया आपने और आपने उसकी बेसिस एडजस्टमेंट कर ली। बेसिस एडजस्टमेंट से मुराद है कि आपने एसेट की कॉस्ट के अंदर उस 10.5 मिलियन के रिजर्व को, ये 10.5 का रिजर्व बनता है, ऑफसेट कर दिया। आपने क्रेडिट किया हुआ था OCI रिजर्व्स
10.5 मिलियन से आपने वो OCI उठाया और आपने 10.5 मिलियन बेसिस एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है जी, आपने OCI उठाया और यहां आप ले आए, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। एसेट तो बना 274.5 का, ये 1 अप्रैल पे, लेकिन चूंकि ईयर एंड तक इसमें मजीद कुछ कॉस्ट्स भी लग चुकी हैं तो एसेट की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अभी हम बना लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। साथ ही 1 अप्रैल पे एक और चीज भी होगी, जो आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है ना, उसकी वजह से आपको जो नेट कैश फ्लो पड़ेगी वो कम पड़ेगी। आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट आपके पास पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट आपके पास पड़ा हुआ है 10.5 का। कितने का डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है? 10.5 का। तो आपको जो कैश इनफ्लो आएगा वो आएगा 10.5, और जो नेट कैश फ्लो आपको पड़ेगा वो एक्चुअली 285 नहीं होगा, वो होगा 285 माइनस 10.5, यानी कि 274.5 आपको कैश फ्लो होगा, ठीक है। और ये जो मजीद 24 मिलियन टेस्टिंग वगैरह का है, ये भी आपके पीपी के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा अलग से, और ये 31 दिसंबर 2021 तक हो रहा होगा। बात समझे? ये कहानी है टोटल। सो आप अगर अपनी पीपी बनाएंगे तो आपका जो पीपी बनेगा वो बनेगा 24 प्लस दिस विच इज 298.5, ये आपका पीपी बन रहा होगा। समझ गए जी बात? कहानी समझ गए? आसान हो गई आप लोगों के लिए? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखते हैं पार्ट सी में क्या है, पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 बेसिकली रिलेट्स टू अगेन IFRS 9। कहता है ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि लास्ट ईयर दोबारा से BL इशूड 4 मिलियन 6 ईयर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये सवाल है। 6 ईयर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। पार वैल्यूज की आ गई। फिक्स रेट इस पे इंटरेस्ट का पे करना है विच इज 13%। इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, whereas the principal is to be repaid in lump sum at the end of 2025। यानी कि साल 6 के 6 साल 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ 2025 के एंड तक 6 के 6 साल गुजरने के बाद प्रिंसिपल दिया जाएगा, इंटरेस्ट साल के साथ दिया जाएगा। डिबेंचर्स वर इशूड विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट 10 डिबेंचर्स into 3 ordinary shares। कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं till the date of redemption। On initial recognition, the liability was not designated as measured at fair value through profit or loss। The market interest rate for non-convertible, आपको पता है market interest rate for non-convertible को यूज किया जाता है initial value मालूम करने के लिए, that is 15% per annum। On 1 January 2021 क्या हुआ? ये तो हो गया 2020 की बात। 2020 तो बड़ा आसान है, उस वक्त तक कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। 20 के लिए सिंपल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की पहले साल की अकाउंटिंग करनी है। अब बात करते हैं 2021 की। कहता है 2021 में यह हुआ कि 1 मिलियन डिबेंचर्स को रीपरचेज कर लिया गया। 4 मिलियन टोटल थे, 4 में से 1 मिलियन को रीपरचेज कर लिया गया, और रीपरचेज किया गया 112 फी डिबेंचर पर, जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट वैल्यू जो BL के शेयर्स की है इन दिनों के ऊपर, वो मार्केट इंटरेस्ट रेट 15%, जैसे कि ऊपर भी मालूम है हमें, इस रेट पे 14% हमें मालूम है ये लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 1 जनवरी को निकालने के लिए इस्तेमाल होगा, और जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो इन दोनों दिनों पे दे दी है, जिसका कोई बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। सबसे पहले तो उसको तसल्ली से पॉज करके आप अपने पास देख लीजिए। ऑलराइट, गुड, आई होप आपने देख लिया। अब मैं आता हूं इसके जवाब की तरफ। इसका जवाब क्या होगा? तो जल्दी से हम इस पोर्शन को अनहाइड करते हैं जी, और इसको हम वापस हाइड कर देते हैं। यह है आपका कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वाला हिस्सा। पहले मैं बात कर लेता हूं साल 2020 की। क्यों? क्योंकि साल 2020 इज एन इजी ईयर, उसमें सिंपल कन्वर्टेबल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करनी है। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू एट इनिशियल रिकग्निशन, ये लायबिलिटी पोर्शन की प्रेजेंट वैल्यू है। गौर से देखिएगा,
इनिशियली जब आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और इक्विटी रिजर्व्स आपको पता है 7 क्रेडिट होते हैं, ऐसे ही है। अब बैंक जितने पैसे आपने रिसीव किए हैं उससे डेबिट होगा। 4 मिलियन 100 रुपए ईच पे आपने किए, तो 400 मिलियन रुपए से बैंक डेबिट होगा। लाइबिलिटी और इक्विटी आपने क्रेडिट करनी है। अब लाइबिलिटी जो है उसकी वैल्यू आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू पे बनती है, और वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सिमिलर रेट के ऊपर आती है, 15% के ऊपर आएगी। कैसे? लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट की कैश फ्लो देखनी पड़ेगी और प्रिंसिपल की कैश फ्लो देखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की कैश फ्लो जो है वो है हर साल 400 इंटू 13%। ये देख रहे हैं 400 इंटू 13%, ये है आपकी हर साल की इंटरेस्ट की कैश फ्लो। अब 400 इंटू 13% क्या होता है जी? 400 इंटू 13% होता है 52। ओके, ये हर साल की इंटरेस्ट की कैश फ्लो है। प्रिंसिपल की कैश फ्लो 400 मिलियन पार वैल्यू पे। अब अगर इनको प्रेजेंट वैल्यू करना है तो इंटरेस्ट की कैश फ्लो पे लगाना पड़ेगा एन्युटी फैक्टर। अब वही वाला तरीकाकार जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस आई होगा यहां पे 15%, रेज्ड पावर माइनस एन होगा यहां पे 6 ईयर्स के डिबेंचर्स हैं, डिवाइडेड बाय आई विच इज 15%। मैं थोड़ा सा इसका जो है जो इसके ब्रैकेट्स हैं वो सेट कर लेता हूं, तो मेरे पास जवाब बन जाएगा, जवाब आता है 3.78। ये एन्युटी फैक्टर बनता है 3.78 का। तो 52 मिलियन को अगर 3.78 के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। जबकि सिंपली इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.15 की पावर 6 से तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। क्या ख्याल है? अब 52 को 3.78 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 52 इंटू 3.78। और अगर 400 मिलियन को इससे डिवाइड करें तो क्या बनता है? इज इक्वल टू लगाते हैं, यहां से m खत्म करते हैं, इसको ब्रैकेट्स में करते हैं और हमारे पास जवाब बन जाएगा ये। इन दोनों को सम करें तो क्या बनता है? जवाब बनता है 369.49। अगर इसको 1 डेसिमल पे ले लूं तो 369.5, और यही 369.5 मैंने यहां लिखा हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसकी सिंपल सी कॉम्पिटिशन नीचे दिखा दी है कि इंटरेस्ट, ये जो लंबी चौड़ी कॉम्पिटिशन है इसके बजाय एक सिंपल कॉम्पिटिशन एग्जामिनर को दिखा दी है कि भाई मैंने ऐसे कंप्यूट किया। ठीक है, फिर इस 369.5 के ऊपर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आएगा 15% पे ऑब्वियसली। इसमें से पेमेंट विच इज 52 मिलियन। 52 मिलियन कैसे बनी पेमेंट? गौर से सुनिएगा, 400 मिलियन आपके पास वैल्यू है, कूपन रेट क्या है? कूपन रेट इज 13%, फिक्स रेट इज 13%, तो 13% के हिसाब से आप इस पे पेमेंट करा देंगे। तो 400 मिलियन का 13% क्या बनता है जी? 52 मिलियन। तो आपके पास बैलेंस क्या बना? बैलेंस बना 372.9। ये 31 दिसंबर 2020 पे आपके पास लाइबिलिटी का बैलेंस बनता है। यहां पे जरा हम ब्रेक लगाते हैं कि जी 20 की अकाउंटिंग अभी हम देख रहे हैं ना खाली, तो ये बन गया लाइबिलिटी का बैलेंस। अब हम आते हैं इक्विटी की तरफ। अब इक्विटी में जनाबे आली इनिशियल इक्विटी जो कि बैलेंसिंग नंबर बनेगा 369.5, अगर लाइबिलिटी आ जाती है तो इक्विटी बनेगी 30.5 मिलियन। जाहिर है बैलेंसिंग नंबर 400 मिलियन के अंदर से बैलेंसिंग नंबर, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, 30.5। इक्विटी इसी वैल्यू पे रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक। 31 दिसंबर 2020 पे भी अगर मैं इक्विटी की वैल्यू देखूं तो वो सेम वैल्यू होगी। अगर मैं ये कहूं ना कि इसका इक्विटी का क्या बैलेंस होगा 31 दिसंबर 2020 पे, तो उसका सेम बैलेंस होगा यही वाला। देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंस। बात समझ रहे? देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंस। अच्छा, then what about
द 2021 वाली चीज, अब ये तो 31 दिसंबर 2020 तक हमने कर लिया, यहां तक जल्दी से इसको पॉज करके देख लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं 2021 में। साल 2021 के लिए क्या होगा जी? साल 2021 के लिए हम क्या करेंगे जी? गौर से देखें। सबसे पहले 25% यानी कि 1/4 मिलियन, अगर मैं यहां देखूं ना, 1 मिलियन डिबेंचर कहता है 4 में से वापस खरीद लिए, तो 25% डिबेंचर वापस खरीद लिए गए हैं। अर्ली कन्वर्जन, अर्ली रिडेम्पशन कर दी गई है। अर्ली रिडेम्पशन की अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाई भी है, ठीक है ना। सो अर्ली रिडेम्पशन की आप एंट्री करेंगे। क्या रीपरचेज जब भी होते हैं डिबेंचर, तो हमें पता है कि जो भी अमाउंट पे की जाती है, जो भी अमाउंट पे की जाती है, उसमें से लायबिलिटी को उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से एलोकेट किया जाता है, यानी कि जो भी लायबिलिटी की उस दिन की फेयर वैल्यू होती है। आपने चूंकि 112 मिलियन रुपए अदा किए हैं, ये 112 मिलियन रुपए कैसे बने? 112 रुपए का एक डिबेंचर, 1 मिलियन डिबेंचर, तो क्या बने? रुपीज इन मिलियन, 112 मिलियन रुपए। नीचे देख रहे हैं आप? ओके, गुड। फिर कहता है कि 112 मिलियन के अंदर से लायबिलिटी को उसकी फेयर वैल्यू दे दो। अब लायबिलिटी को उसकी फेयर वैल्यू कैसे दे दो? बिल्कुल जैसे ऊपर बनाई थी, सेम वही वो पूरा प्रोसीजर रिपीट करने लगा हूं नीचे। सेम वो आपको पता है, रिपीट होता है प्रोसीजर। इंटरेस्ट की कैश फ्लो बनेगी क्या? 100 मिलियन रुपए के ये डिबेंचर है, 13% है, तो ये 13 मिलियन की कैश फ्लो बनेगी। इसी तरह प्रिंसिपल की कैश फ्लो बनेगी क्या? 100 मिलियन की। इसको डिस्काउंट करना है और रेट बनाना है, तो 3.78 तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3.78 तो था किसका? 6 इयर्स का रेट। अब हम बना रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस आई। आई क्या है? अब रिवाइज्ड आई इज व्हाट परसेंटेज? रिवाइज्ड आई इज 14%। देख लें आप, बेशक ये लिखा हुआ है यहां पे, रिवाइज्ड आई 1 जनवरी 2021 का रिवाइज्ड आई इज 14%। हम लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लेते हैं ना, तो 14%, ठीक है, रेज टू पावर, रेज टू पावर, ठीक है। और ये 14% बड़ा क्लियरली यहां दिया हुआ है, ये 15% बड़ा क्लियरली दिया हुआ था जैसे, ठीक है। सो 14% रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 14%। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं थोड़ा सा इसके जो ब्रैकेट्स हैं वो ठीक कर लेता हूं। वैसे तो ब्रैकेट्स ठीक किए बगैर भी इसका सही जवाब आ जाता है, बट ब्रैकेट्स ठीक करके हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यहां अब हमें पता है कि बिल्कुल ठीक जवाब है। सो 3.43 का आपको बनेगा एन्युटी फैक्टर। सो 13 मिलियन इंटू 3.43 और 100 मिलियन, और यहां पे रेस पर 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो मैं बना देता हूं, मैं कहता हूं 13 मिलियन इंटू 3.43 क्या बनता है, और 100 मिलियन डिवाइडेड बाय, सो ये 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.14 रेज टू पावर 5, 14% है ना, सो ऊपर भी ये 1.14 कर देते हैं। सो ये बन जाएगा 96.5। सो यही मैंने 96.5 यहां पे लिया हुआ है, देख रहे हैं आप? सेम जो बैलेंसिंग होता है आपको पता है, वो सारा इक्विटी को एलोकेट हो जाता है, पढ़ाया हुआ मैंने आपको ये चीज। सो एसेंशियली आज की तारीख में ये एंट्री होनी चाहिए, एलोकेशन ही होनी चाहिए। लेकिन वैल्यूज क्या क्या है? वैल्यू जो इसकी आज की तारीख में वैल्यू है वो 93.2 बनती है। 93.2 कैसे बनती है? 372.9 ये 31 दिसंबर की वैल्यू थी, और इस 372.9 का अगर 25% लें तो ये बनती है 93.2। समझ आइए कैसे 93.2 बनी है? क्लियर हुई है 93.2 कैसे बनी है? ठीक है। सिमिलरली फॉर इक्विटी, अगर इसका 25% लिया जाए तो ये 7.6 बनता है। 7.6 समझ गए कैसे बना है? ठीक है। सो 7.6 और 93.2। अब इसमें जो डिफरेंशियल है, यानी कि आप जो ओवर पे कर रहे हैं, जो लॉस है आपको, ये लॉस है बेसिकली, आप ओवर पे कर रहे हैं 3.3 मिलियन फॉर लाइबिलिटी एंड 7.9 मिलियन फॉर इक्विटी। अब जो लाइबिलिटी का लॉस है हमें पता है पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, और जो इक्विटी का लॉस है वो इक्विटी रिजर्व्स में ही जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री मैंने नीचे दिखा दी है, लाइबिलिटी 93.2 से डेबिट होगी, 93.2 से डेबिट होगी, यानी कि इस अमाउंट से 93.2 से डेबिट होगी। ठीक है जी। इक्विटी 7.6 से, जो मैंने यहां बनाई 7.6, 25% वैल्यू 7.6 की, ठीक है, उससे आपकी इक्विटी डेबिट होगी।
बैंक 112, जो डिफरेंशियल लॉस आपके पास आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस में आपके पास लॉस जाएगा पीएनएल में 3.3 और इक्विटी में लॉस जाएगा 7.9 का, इक्विटी में लॉस जाएगा 7.9 का। ठीक हो गया। सो जब ये आप करेंगे तो क्या होगा, आपके पास इक्विटी का बैलेंस देखें 7.6 इक्विटी पहले कम हुई, 7.9 लॉस की वजह से कम हुई तो 15 रह गई पीछे। ठीक है जी। फिर जब आप लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लाइबिलिटी में से 93.2 तो वैसे उड़ गया ना रीपरचेज की वजह से, 279.7 बचा। इस 279.7 पे गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और इंटरेस्टिंग बात देखें इस पे स्टिल 15% ही इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। जो इनिशियल इंटरेस्ट एक्सपेंस था, जो इनिशियल इंटरेस्ट एक्सपेंस था वही रिकॉर्ड होगा 279.7, उस पे 15% के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। अब आप ये सवाल मैंने पहले भी एड्रेस किया हुआ ये सवाल क्लास में कि ये जो बाकी मांदा लाइबिलिटी की अकाउंटिंग है ये वैसे ही चलती रहेगी आगे। जो 14% का फिर क्या इस्तेमाल हुआ, 14% वॉज रेलिवेंट ओनली फॉर दैट 25% जो कि खत्म हो गया। 14% का जो न्यू रेट था ना, इट वॉज रेलिवेंट ओनली फॉर अर्ली रिडेम्पशन पोर्शन जो कि 25% था। बाकी 75%, रिमेनिंग 75% would continue its original accounting with no change, कोई चेंज नहीं आएगा उसकी ओरिजिनल अकाउंटिंग में। बात समझ आई? Will continue its original accounting with no change। ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जी, बात समझ आई? सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 279.7 पे वही 15% आएगा। पेमेंट जो है अब 39 रह जाएगी। कैसे पेमेंट 39 रह जाएगी मैं कंप्यूट करके दिखा देता हूं। अब 300 मिलियन पीछे बचता है और उस पे 13% आएगा। 300 मिलियन का 13% इज 39, देख लें, और 282.6 बैलेंसिंग बचेगा। इक्विटी बनेगी 15 की, ये बनेगा 282.6 का। ये है जी आपका पार्ट 3। तसल्ली से इसको देख लीजिए। ऑलराइट, आई होप आपने पार्ट 3 भी तसल्ली से देख लिया है। अब हम आ जाते हैं मेन बॉडी ऑफ द आंसर की तरफ। अब मैं सारे जो नीचे वाले हिस्से हैं उनको भी अनहाइड कर रहा हूं और मेन बॉडी ऑफ द आंसर को भी अनहाइड कर रहा हूं। यह है मेरी मेन बॉडी ऑफ द आंसर, मेन बॉडी ऑफ द आंसर। इसमें कुछ लिंक्स मेरे हो सकता है टूट गए हो, मैं लिंक्स अभी लगा लूंगा, नॉट अ बिग डील। सबसे पहले एसेट से शुरू करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि वर्किंग 2 में था। 2020 में कोई नहीं था, लेकिन 2021 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। और ये देखिए मैं उसको लिंक करके आपको दिखाता हूं कहां से बन रहा है ये वैल्यू 298.5 की, 274.5 एंड 24, ये यहां से 298.5 की वैल्यू मैंने बनाई हुई है। राइट ऑफ यूज एसेट 96.5, ये कहां से बन रहा है, ये 96.5, ये यहां से राइट ऑफ यूज एसेट का लास्ट ईयर एंड का बैलेंस। इस ईयर एंड पे राइट ऑफ यूज एसेट खत्म हो गया, देयर इज नो राइट ऑफ यूज एसेट। लास्ट ईयर कोई लीज रिसीवेबल, सब लीज का कोई लीज, ये सब लीज का लीज रिसीवेबल है ना, कोई लीज रिसीवेबल नहीं था। इस ईयर है। 180.3 कहां से बन रहा है, ये वर्किंग 1 में यहां से बन रहा है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट इस साल के एंड पे तो कोई नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के एंड पे डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था। ये 6 मिलियन का डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट ये है, समझ गए? ये जो यहां पे डेरिवेटिव की एंट्री हुई है क्या है, बेसिकली ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है आपके पास। हाँ समझ गए ना, ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है जो आपके पास एंट्री हुई है। मैं दोनों जगह इसको ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, उसके बाद मैं इक्विटी पोर्शन की तरफ आता हूं। तो कैश फ्लो हेज रिजर्व, हमें पता है कि ओसीआई रिजर्व एक होता है। ये 6 मिलियन का कैश फ्लो हेज रिजर्व भी था लास्ट ईयर और इसकी सेम वैल्यू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट वाली है। ये 6 मिलियन 31 दिसंबर के ऊपर आ रहा है। इस साल ये कैश फ्लो हेज रिजर्व खत्म हो जाएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का भी एक रिजर्व है जो कि लास्ट ईयर एंड के ऊपर 30.5 था। ये 30.5 ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, लेकिन इस ईयर का बैलेंस सिर्फ 15 रह गया है, सिर्फ 15 रह गया है। देखिएगा इस ईयर का बैलेंस सिर्फ 15 रह गया है। ठीक है जी।
लीज लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लीज लाइबिलिटी 103 की थी लास्ट ईयर के एंड पे, ये 103 यहां से बन रहा है, ये लास्ट ईयर के एंड पे, जबकि इस साल के एंड पे ये लीज लाइबिलिटी 154.6 रह गई है। डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, डिबेंचर्स भी तो एक लाइबिलिटी है ना, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आपने इशू किए हुए उसका लाइबिलिटी पोर्शन की बात हो रही है। तो लास्ट ईयर एंड पे 372.9 था, ये देखिएगा जी, ये 372.9 की लाइबिलिटी है, जो कि इस साल वही वर्किंग से जाके मैं बना रहा हूं 282.6 रह गई है। अगेन मैं लिंक कर देता हूं, ये वर्किंग के अंदर 282.6 रह गई है। समझ गए? अब आ जाते हैं पीएनएल की जानिब। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आरओयू एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन जो थी आरओयू एसेट की वो 32.2 थी, जबकि इस साल जो डेप्रिसिएशन आरओयू एसेट की आई वो एसेंशियली आरओयू एसेट की डेप्रिसिएशन इज ओनली 14 मिलियन। आरओयू एसेट की डेप्रिसिएशन इज ओनली 14 मिलियन। ठीक है जी, 32.2 और 14 मिलियन। ठीक, फिर और इसके साथ लिख लेते हैं ये आरओयू एसेट की डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये लीज लाइबिलिटी वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था हमारे पास लीज लाइबिलिटी के ऊपर वो 19.3 था, वो 19.3 था। कैसे? ये 19.3 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जबकि इस साल जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 24.5 है। ये देख रहे हैं 24.5, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। ये लीज रिसीवेबल का इंटरेस्ट इनकम है, लीज रिसीवेबल का इंटरेस्ट इनकम है। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात कर लें तो इंटरेस्ट इनकम जो है हमारे पास वो इस पिछले साल तो कोई नहीं था, जबकि इस साल 11.8 का इंटरेस्ट इनकम हमें आया लीज रिसीवेबल पे। ठीक है जी, गेन ऑन सब लीज की बात कर लेते हैं। गेन ऑन सब लीज कैसे होगा? आपने कंपेयर किया है गेन ऑन सब लीज में क्या किया है, ये मैंने बनाया गेन ऑन सब लीज। आपने कंपेयर किया है अपने लीज रिसीवेबल को, उसकी वैल्यू को, और आरओयू एसेट की वैल्यू को। आपका लीज रिसीवेबल बना था 192.5 का, जबकि आपका आरओयू एसेट वो बना है 154.5 का। सो 192.5 माइनस 154.5, आपने एंट्री क्या की होगी? आपने एंट्री की होगी जी जनाब अली डेबिट लीज रिसीवेबल बाय 192.5, क्रेडिट आरओयू एसेट बाय 154.5। तो बाकी आपके पास बैलेंसिंग जो चला गया होगा वो पीएनएल में चला गया होगा, विच इज 38 मिलियन क्रेडिट हो गया होगा पीएनएल। बात समझ गए? कहानी क्लियर हो गई? सो ये आपके पास एंट्री हुई होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 38 मिलियन जो है उसको यहां पे कर रहे हैं। ठीक है जी, सो आपके पास 38 मिलियन का गेन ऑन सेल एंड लीज बैक ये आ गया। ठीक है, इसको मैं लिंक कर देता हूं यहां नीचे 38 से, ताकि हर चीज का हमारे पास कोई लिंक एस्टैब्लिश हो जाए। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स आपने इशू किए उस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 55.4 था। लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 55.4 था, ये बना हुआ जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। जबकि इस ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 42 है। इस ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 42 है। अगेन मैं नीचे जाता हूं और मैं देख लेता हूं ये 42 का इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, लॉस ऑन रीपरचेज ऑफ डिबेंचर्स। रीपरचेज ऑफ डिबेंचर्स पे जो आपको पीएनएल में लॉस आया है उसकी बात हो रही है, इक्विटी वाले की नहीं बात हो रही, सिर्फ पीएनएल वाले की बात हो रही है। लास्ट ईयर तो कुछ नहीं हुआ था, इस ईयर आपको लॉस आया है। और आप लॉस देखें कहां पे, ये एंट्री में नजर आ रहा है जी, यहां पे हमने एंट्री की हुई है और यहां पे हमें पीएनएल वाला, सिर्फ इक्विटी वाला याद रखें, इक्विटी के अंदर ही रिकॉर्ड हो गया। ना ये इक्विटी वाला लॉस ओसीआई में नजर आएगा, ना ही ये इक्विटी वाला लॉस पीएनएल में नजर आएगा। समझ गए? दोबारा रिपीट करता हूं, ना पीएनएल में नजर आएगा ना ओसीआई में नजर आएगा, सिर्फ पीएनएल में ये पीएनएल वाला लॉस नजर आएगा 3.3 का।
और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन ऑन कैश फ्लो हेज, लास्ट ईयर आपको गेन ऑन कैश फ्लो हेज आया था 6 मिलियन का, लास्ट ईयर आपको गेन ऑन कैश फ्लो हेज आया था 6 मिलियन का, जबकि इस साल जो गेन ऑन कैश फ्लो हेज आया है वो आया है 4.5 मिलियन का, 4.5 मिलियन का, ठीक है, 4.5 मिलियन का। अब इसमें जो एक चीज सिर्फ पीछे रह गई है वो ये रह गई है कि हम ये देखेंगे कि जब ये जो हेज में बेसिस एडजस्टमेंट हुई है, यहां पे ये जो ओसीआई रिजर्व हमने बेसिस एडजस्टमेंट करके हमने ये ओसीआई रिजर्व्स मैंने पहले लिखा था, फिर पता नहीं क्यों मैंने इसको कम कर दिया, ओसीआई रिजर्व्स हमने जो एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट एलिमिनेट किया है जो 10.5 मिलियन, क्या ये 10.5 मिलियन यहां पे ओसीआई में एज ए नेगेटिव दिखाना या नहीं दिखाना, ये सिर्फ डिस्कशन रह गई है। क्या ये 10.5 मिलियन यहां पे ओसीआई में एज ए नेगेटिव दिखाना या नहीं दिखाना? याद रखें इसका जवाब है नहीं दिखाना। क्या? नहीं दिखाना। वाई? क्यों नहीं दिखाना? जवाब बहुत सिंपल है। याद रखिएगा कि जब भी आप एडजस्टमेंट्स करते हैं हेज की, तो एक एडजस्टमेंट होती है, इसे बोलते हैं बेसिस एडजस्टमेंट। बेसिस एडजस्टमेंट में ये होता है कि डायरेक्टली ओसीआई रिजर्व्स आर ऑफसेट अगेंस्ट एसेट कॉस्ट। इसमें ये होता है कि देयर इज नो इंपैक्ट, लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, साफ साफ लिखा हुआ, आप जाके अभी पढ़ लो, स्टैंडर्ड का अपना पूरा पैराग्राफ है, लिखा हुआ है देयर इज नो इंपैक्ट ऑन ओसीआई फॉर द ईयर। ये तो होगी बेसिस एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट होती है रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, पढ़ाया हुआ मैंने आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ओसीआई रिजर्व से अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं साल दर साल, ठीक है, ओवर द पीरियड, ठीक है, या जब जब वो बेसिकली इफेक्ट करता है पीएनएल को आपका हेज्ड आइटम, तब यानी कि अगर डेप्रिसिएशन के थ्रू या इन्वेंट्री के थ्रू, उसमें क्या होता है, इफेक्टिवली ये होता है कि देयर इज एन इंपैक्ट फॉर ओसीआई ऑफ फॉर द ईयर, यानी कि आप ओसीआई में से नेगेटिव दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये रिक्लासिफिकेशन जो एडजस्टमेंट होती ना, तो आप ओसीआई में फॉर एग्जांपल -3 दिखाते और पीएनएल में आप +3 दिखाते, आप ओसीआई से निकाल के पीएनएल में डालते, फिर आप दिखाते। हाउएवर यहां पे चूंकि स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली कहता है कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑन ओसीआई फॉर द ईयर, तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और ये है जी आपका जवाब, ये आपका मेन जवाब की बॉडी है। हमने इसको कैसे किया है, हमने इसको बिल्कुल सॉल्व किया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के पैटर्न पे, और ये आपके नीचे सारी बाकी जवाब की बॉडी है जी। ठीक है जी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, थैंक यू वेरी मच।